औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक जो है ये CSS के हवाले से और जो सिंगल पेपर हैं उनके हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्टली CSS और PMS के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट है उसका ये टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर इसका थोड़ा सा तारुफ देखेंगे। ये मतलब फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल हैबिटेट होता है जो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है। इन्वायरमेंट उसे हम कहते हैं कि ऐसा माहौल जो जिसके अंदर हम रहते हैं, या जो वो तमाम किस्म की फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल हैबिटेट जो जिसने हमें इर्द गिर्द सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। अच्छा, अगला है कि लिविंग इन्वायरमेंट क्या होता है, नंबर 2 के ऊपर। लिविंग इन्वायरमेंट यानी कि मतलब इसकी पहली जो टाइप है वो है लिविंग इन्वायरमेंट। इसके अंदर आएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, माइक्रोस हों, ठीक है। मतलब माइक्रो कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ऐसे जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई के कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। ये तमाम जो लिविंग चीज़ें हैं इन्हें हम बायोटिक कहते हैं। बायोटिक से क्या मुराद है? बायोटिक वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदा हों, ठीक है। अच्छा, और दूसरी मतलब इसके अगर बिलमुकाबल जाएँ तो ए बायोटिक होता है। ए बायोटिक वो तमाम चीज़ें होती हैं जो ज़िंदा नहीं होती, जैसे मिसाल के तौर पर हवा, पानी, गैस, ठीक है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मतलब इनके अंदर जो है नहीं पाया जाता, उसका क्या नाम है, मतलब ये लिविंग थिंग्स नहीं होती। अच्छा, जो अगली चीज़ है वो है एटमॉस्फेयर की डिवीजन। एटमॉस्फेयर जो होता है वो आलमोस्ट मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस के अंदर डिवाइड हुआ हुआ होता है, जिसमें कुछ गैसेस जो होती हैं वो वेरिएबल गैसेस होती हैं, मतलब और कुछ जो गैसेस होती हैं वो कांस्टेंट गैसेस होती हैं। कांस्टेंट गैसेस वो होती हैं जिनकी मिकदार कभी भी तब्दील नहीं होती, यानी कि वो हमेशा से कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। जिनमें सबसे पहले है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये मोस्टली यानी कि इसको प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो इसको अपनी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो मिकदार है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर तकरीबन 78% है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है मतलब इसकी मिकदार हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आलमोस्ट जो पाई जाती है, इसकी तादाद 21% पाई जाती है, ठीक है। और ये हमारे एटमॉस्फेयर का मतलब ये दोनों चीज़ें मिलकर बहुत हद तक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा कवर करती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जो आता है वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस वो होती हैं जो वक्त के साथ साथ बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है मीथेन जो गैस है यानी CH4 जो गैस है वो आहिस्ता आहिस्ता बर्निंग के प्रोसेस के ज़रिए वो रिलीज़ हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वैसे तो मिकदार होती है 0.03%, लेकिन फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से, जो फॉरेस्ट फायर उसके जलने की वजह से, या मतलब जो गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों के धुएं से, एग्रीकल्चर के मतलब जो गलत इस्तेमाल से, इन तमाम चीज़ों से जो गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें इजाफा हो रहा है, जिसका इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और ग्रीन हाउस गैस के इंक्रीज़ होने की वजह से जो ये हमारा इन्वायरमेंट है इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। दूसरी जो वेरिएबल गैसेज होती हैं वो होते हैं वाटर वेपर्स। वाटर वेपर यानी H2O की मिकदार ये भी बदलती रहती है, कम होती रहती है, कुछ जगह के ऊपर ज़्यादा होती है, कुछ जगह के ऊपर ज़्यादा नहीं होती। और तीसरी क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन यानी O3, ठीक है। ये भी वक्त के साथ साथ बढ़ती है और कम होती है। अगर CO2 की मिकदार ज़्यादा हो जाए वो यानी कि ऑक्सीजन अपना ओजोन की जो लेयर है वो कम हो जाएगी। CO2 की तादाद कम हो जाए तो ओजोन लेयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगला आता है बेनिफिट्स ऑफ दीज गैसेस। अब इन गैसेस के फ़वाइद क्या होते हैं? एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट जो होता है, मतलब इन गैसेस की वजह से एक, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कंबल, यानी कि ब्लैंकेट एक कंबल के साथ इसको तशबीह दी गई है। एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट जो होता है वो हमारे जो टेम्परेचर होता है उसको स्टेबल करके रखता है। अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको स्टेबल करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज। जो कि मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज वो होती हैं जो डायरेक्टली सूरज से आती हैं, ठीक है। और उनसे जानवरों को, पौधों को
प्रोटेक्ट करता है, जबकि एटमॉस्फेरिक वाइल एटमॉस्फेरिक गैसेस राइजिंग और फॉलिंग विद चेंज इन एल्टीट्यूड, जबकि दूसरी तरफ जो है मतलब जो ये एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या ये दूसरी वो गैसेज जो वेरिएबल्स होती हैं या नॉन वेरिएबल्स, ये मतलब एल्टीट्यूड के साथ जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, इन गैसेज की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, कहीं पर इनकी तादाद यानी कि कहीं पर इनकी जगह ज़्यादा होती है, कहीं पर इनकी जगह जो है वो कम होती है। ठीक है, ये मतलब वक्त के साथ साथ या मतलब वक्त नहीं मतलब जगह के साथ साथ या ऊंचाई के साथ साथ इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तब्दील होती रहती है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड चेंज हुआ वैसे वैसे ही इनकी जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होती गई। अब आगे बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें मतलब जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इसकी तहें कितनी है, तो इसकी जो पहली तह है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की जो पहले नंबर पर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी रेंज कितनी है। इसकी रेंज जो है वो तकरीबन ज़मीन से यानी कि ज़मीन के सरफेस से लेकर ऊपर 12 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। हमारी मतलब जिस जगह पर हम रहते हैं ये हम ट्रोपोस्फेयर की एरिया में रहते हैं, और यहाँ से लेकर आलमोस्ट ऊपर मतलब ज़मीन से ऊपर की जानब खला की तरफ 12 किलोमीटर का जो सफ़र है अगर हम ये तय करें तो हमारी ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है ये इसके अंदर आती है। अब इसके अंदर जो है वो बादल होते हैं, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन से कहते हैं कि मतलब जैसे पानी के बुखारात वगैरह जो होते हैं वो होती है, और एरोप्लेन या जो कमर्शियल फ़्लाइट्स वगैरह जो होती हैं वो इसी के अंदर मोस्टली ट्रैवल करती हैं। अच्छा, आगे बात करें दूसरी तरफ इसकी दूसरी लेयर्स की, तो वो है मतलब सॉरी अभी इसके टेम्परेचर की बात करें, ट्रोपोस्फियर के टेम्परेचर की, तो ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ऊंचाई की तरफ तो इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो ऊंचाई के साथ साथ डिक्रीज़ होता जाता है, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो हैं वो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं ये दोनों चीज़ें जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, और आलमोस्ट यहाँ से ज़मीन की सरफेस से शुरू करते जब ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है तो वहाँ पर जाकर जो टेम्परेचर होता है वो -53 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हो चुका होता है। अगली लेयर जो है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज आती है वो तकरीबन 12 किलोमीटर, यानी कि वहाँ से लेकर जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है वहाँ से 12 किलोमीटर से आगे और तकरीबन मज़ीद आगे 50 किलोमीटर तक। ठीक है, यानी कि 12 किलोमीटर से आगे से शुरू होती है और ये 50 किलोमीटर तक है। अब इसमें मोस्टली स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारी जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से और एक्सट्रीम हीट से, जो मतलब सूरज की तरफ से आती है एक्सट्रीम एनर्जी, मतलब एक्सट्रीम हीट वाली एनर्जी, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है जो ओजोन लेयर, वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई की तरफ जाएंगे इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, पहले बारे में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, मतलब वहाँ पर जो पहले वाली अपना ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज़ हो गया था, यानी -53 पे आ गया था। अब दोबारा से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा और -53 से बढ़ के -03 पे आ जाएगा। ठीक है, यानी इंक्रीज़ हो गया टेम्परेचर। अच्छा, अब आगे है मीज़ोस्फेयर। मीज़ोस्फेयर की बात करें तो मीज़ोस्फेयर की जो पहले नंबर पर रेंज आती है, रेंज जो है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज बनती है, तकरीबन 50 किलोमीटर से 80, यानी कि 50 किलोमीटर वो वाला हिस्सा जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होगी और वहाँ से आगे फिर ये वाली लेयर शुरू हो जाएगी। अच्छा, आगे इससे बात करें मीज़ोस्फेयर की, तो मीज़ोस्फेयर के अंदर मोस्टली जो हमारे मिटोर्स होते हैं, मतलब मोस्टली वो चीज़ें जो हम क्या उड़ते हुए मोस्टली देखते हैं कि मतलब वो जो खला के अंदर से कुछ ना कुछ जियोपीटर जो है वो उनको रोक के रखता है, वो जो मिटोर्स होते हैं उनको ये बर्न कर देता है, यानी कि ज़मीन की लेयर्स पर पहुंचने से पहले पहले ये मीज़ोस्फेयर के अंदर ही वहाँ पर जल के ख़त्म हो जाते हैं। ये जो पत्थर वगैरह होते हैं जो खला के किसी भी इशारे से टूट के नीचे आते हैं, जिन्हें हम टूटा हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो
मीटोर्स होते हैं ये रास्ते में जल जाते हैं मीज़ोस्फीयर की लेयर के ऊपर, यानी कि वहाँ पर ये जल जाते हैं, जो कि 50 से 80 किलोमीटर के सफ़र के लिए इनका होता है। और मोस्टली इन दिस लेयर एज मिडल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और हम इस लेयर को मिडल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि ये वो लेयर है जो नीचे वाली 2 लेयर्स और ऊपर वाली 2 लेयर के दरमियान में आती है, मीज़ोस्फीयर जो लेयर है, ठीक है, ये मिडल ऑफ लेयर होती है। और कोल्डेस्ट लेयर एज टेम्परेचर डिक्रीज़, और यहाँ पर आकर फिर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। पहले वाली जो लेयर होगी ट्रोपोस्फीयर, वहाँ पर भी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। दूसरी लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर होगी उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और तीसरी लेयर जो मीज़ोस्फीयर है वहाँ पर आकर टेम्परेचर फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, और तकरीबन -93 डिग्री जो है वो डिक्रीज़ होगा। और मज़ीद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे शायद ये और मतलब डिक्रीज़ होता जाएगा। अगली जो मतलब लेयर आती है वो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात करें तो जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है, थर्मो कहते हैं हीट को, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि मतलब इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा होगा, लिहाजा इसे हॉटेस्ट लेयर का नाम दिया गया है। ये हॉटेस्ट लेयर होती है, और मतलब ये लोनोस्फेयर नहीं है बल्कि आइनोस्फेयर है, ठीक है। आइनोस्फेयर चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। आइनोस्फेयर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो ज़मीन सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है या जो मतलब हीट होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं इनकी आयोनाइजेशन बढ़ जाती है, और ये चार्ज पार्टिकल्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और यूं ये जो वहाँ का टेम्परेचर है उसे तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ा देते हैं। 2000 डिग्री सेल्सियस तक उस टेम्परेचर को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। उससे आगे चलें तो एक्सोस्फीयर की बात करते हैं। एक्सोस्फीयर की अगर बात करें, एक्सोस्फीयर जो है ये मतलब आउटर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एक्सोस्फीयर, अब एक्सोस्फीयर में क्या होता है, एक्सोस्फीयर जो ये आउटर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का इसको नाम दिया गया। टेम्परेचर आर वेरी हाई बट चेंज विद लोकेशन। यहाँ पर टेम्परेचर होता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी आप लोकेशन अपनी चेंज करेंगे वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो सैटेलाइट्स मोस्टली होती हैं वो एक्सोस्फीयर के अंदर ही ट्रैवल करती हैं। हमारे इर्द गिर्द जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं जो जीपीएस के सिस्टम के अंदर काम आती हैं, या जियो थर्मल पोजीशनिंग के अंदर काम आती हैं, उसके अंदर ये जो मतलब सैटेलाइट्स हैं ये वहाँ पर ट्रैवल करती हैं। आल्सो कनेक्ट विद द आउटर स्पेस, और जो आउटर स्पेस के ज़रिए भी यहाँ पर इसका रास्ता यानी कि वहाँ से शुरू होता है एक्सोस्फेयर से ऊपर की जानब, ठीक है। अच्छा, आगे बात करें तो मतलब 2 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जो बज़ाते खुद है वो मज़ीद यानी कि हम उसको 2 लेयर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पहली जो लेयर है वो 1 किलोमीटर यानी कि ज़मीन से लेकर ऊपर 60 किलोमीटर तक जो है वो एक लेयर है, और फिर आगे 60 किलोमीटर से जो ऊपर जाएगी मतलब 1000 किलोमीटर तक, उसे हम दूसरी लेयर का नाम देंगे। अब देखें मतलब जो पहली लेयर है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल स्फेयर। न्यूट्रल स्फेयर से क्या मुराद है कि यहाँ पर कोई किसी किस्म के चार्ज पार्टिकल्स आयन या वगैरह मतलब उन सभी की तादाद बिल्कुल नॉर्मल होती है, मामूली होती है, ठीक है। और न्यूट्रल स्फेयर जो है ये स्फेयर तकरीबन ज़मीन से आगे 60 किलोमीटर ऊपर की जानब ये होती है, इसका नाम होता है न्यूट्रल। इसके नाम से ज़ाहिर है मतलब ये न्यूट्रल होती है। अच्छा, उसके बाद जो लेयर है वो है आइनोस्फेयर। जो लेयर नंबर 2 है वो है आइनोस्फेयर। आइनोस्फीयर की जो रेंज है वो तकरीबन शुरू हो जाती है 60 किलोमीटर से शुरू होती है और ऊपर 1000 किलोमीटर तक जाती है। आइनोस्फीयर की जो लेयर है तकरीबन मतलब कहाँ से शुरू होती है, 60 किलोमीटर से शुरू होती है और ऊपर 1000 किलोमीटर तक जाती है। ये क्या करती है, ये आयोनाइज हो जाती है, मतलब आयोनाइजेशन इसमें होती है किसकी वजह से, सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक कहते हैं हीट की जो वेव्स होती हैं ना, जो मतलब सूरज की तरफ से हीट वेव्स आती हैं, और सोलर कहते हैं वो एनर्जी जो मतलब सूरज की जानब से आए। अब इन दोनों एनर्जीज़ के कंबाइन होने की वजह से इस लेयर की क्या होती है, इसकी मतलब आयोनाइजेशन हो जाती है। और जैसे ही इसकी आयोनाइजेशन होती है इसके अंदर जो मतलब रेडिकल्स हैं वो इसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, फ्री पार्टिकल्स हम उन्हें कहते हैं। अब ये जो फ्री पार्टिकल्स हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं। ये फ्री पार्टिकल जो हैं ये वहाँ पर हमारी जो सैटेलाइट होती हैं उनके दरमियान कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं उनको आसानी के साथ ट्रैवल करवाने के लिए, और इसके साथ साथ मतलब बाकी जितने भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होते हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स होती हैं या ये जो आयोनाइज लेयर होती है। अच्छा देखें,
बिकॉज ऑफ हाई अल्ट्रा वायलेट और कॉस्मिक रेज, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज और कॉस्मिक रेज बहुत ज़्यादा होती हैं, 1000 किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के दरमियान। एटम्स इन दिस एरिया आयोनाइज्ड, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एटम्स होते हैं इस एरिया के अंदर वो आयोनाइज हो जाते हैं। जब वो आयोनाइज होते हैं तो वो उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज यानी कि आ जाता है उनके ऊपर। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। देन पॉजिटिवली चार्ज उनके ऊपर आ जाता है। जब उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आता है तो उसके बाद वो फ्री पार्टिकल्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और फ्री पार्टिकल्स के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो फ्री पार्टिकल्स हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब मतलब देखिए, मतलब यहाँ पर क्या इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है आइनोस्फीयर की, मतलब इस पूरी लेयर को आइनोस्फीयर कहते हैं। आइनोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक तो ये रिफ्लेक्ट करता है और मॉडिफाई करता है रेडियो वेव्स को, ठीक है, यानी कि रेडियो वेव्स को मॉडिफाई करता है और उनको रिफ्लेक्ट भी करता है, यानी कि उनकी स्पीड जो है वो तेज़ कर देता है, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन और नेविगेशन का सिस्टम है जहाज़ों के लिए और ज़मीन के ऊपर जो बहरी जहाज़ होते हैं उनके लिए, या फ़िज़ा के ऊपर जो हवाई जहाज़ होते हैं उनके लिए, और जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है वो बहुत तेज़ हो जाता है आइनोस्फीयर की वजह से। अच्छा, अगली बात करें तो एटमॉस्फेयर की अहमियत क्या है। देखें, एटमॉस्फेयर की अहमियत तो इतनी ज़्यादा है कि इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, ठीक है। इसकी जितनी इंपॉर्टेंस बताई जाए उतनी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे मेन इंपॉर्टेंस है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है ये हर जानदार के लिए, हर बायोटिक कंपोनेंट के लिए, जो जानदार है चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, मैमल है, जिस भी कैटेगरी से वो ताल्लुक़ रखता है, उसको ऑक्सीजन अपनी फूड के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, और इसके अंदर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तकरीबन 20.94% ऑक्सीजन होती है, जिसे हम 21% कंसिडर करते हैं, 21% कंसिडर करते हैं। दूसरा है एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, ये सिस्टम रेडिएशन होता है, यानी कि सोलर सिस्टम रेडिएशंस होती हैं। ये जो सोलर सिस्टम होता है, मतलब ये देखें हमारे लिए बिजली यानी कि जो सोलर रेडिएशन के ज़रिए हम बिजली पैदा करते हैं उसके लिए भी काम आ सकता है। जो एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब जो सोलर रेडिएशन होती है, मतलब हमारे लिए रोशनी का सबब बन सकता है। ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनको हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे मतलब है कि सप्लाई एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, जैसा मैंने ऊपर बात कर ली कि तमाम किस्म की फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके पास ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर जो है अल्टीमेटली अल्ट्रा वायलेट रेज से और वो तमाम किस्म की जो कॉस्मिक वेव्स होती हैं जो सूरज से निकलती हैं और डायरेक्ट ज़मीन पर आती हैं, वो फिर डायरेक्ट नहीं आ पाती, वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो निकल जाती हैं ओजोन लेयर के अंदर, और हमारे पास जो रोशनी है वो बिल्कुल मतलब हेल्थफुल रोशनी जो है वो हमारे पास पहुंचती है। आखिरी जो मतलब इंपॉर्टेंस है इसकी, डिफरेंट वेदर पैटर्न्स इसके अंदर होते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर की अहमियत ये है कि क्योंकि इसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब जो बादल जो हैं उनकी मतलब जो कंपोजिशन है वो बदलती रहती है, कहीं पर बारिश होती है कहीं पर नहीं होती, कहीं पर एटमॉस्फेयर जो है मतलब चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ, सर्दी गर्मी ख़ज़ां बहार, ये तमाम चीज़ें जो हैं क्योंकि इसके अंदर जो एयर की कंपोजिशन है वो मतलब कुछ वेरिएबल हैं कुछ कांस्टेंट है, लिहाजा एयर सेट्स इसके वो अंदर होते हैं जिनकी मोशन की वजह से जो विंड्स हैं वो पैदा होती हैं, और ये जो विंड्स हैं ये सर्कुलेशन ऑफ एयर करती हैं, मतलब हवा को सर्कुलेट करती हैं। हवा के सर्कुलेट होने की वजह से बादल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जाते हैं और हमारे वेदर पैटर्न जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ये हमने इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो उसके रिलेटेड हमने पढ़ा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।